इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ को नहीं होगा, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमा रहे हैं। तो क्या इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है? मियां नवाज शरीफ साहब रिव्यू फाइल कर चुके हैं और जहांगीर तरीन साहब भी रिव्यू फाइल कर चुके हैं, लेकिन वो जो रिव्यू पहले फाइल किया था वो किस्म नहीं है रिव्यू की जो इसमें दिया गया। ये रिव्यू ये है कि ये एक तो रिव्यू अपील के बराबर रिव्यू है, इसमें वो टेक्निकल हर्डल्स नहीं आएंगे जो उस रिव्यू में आएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन साहब को यहाँ पे भी हक होना चाहिए रिव्यू और अपील करने का, इस कानून के तहत भी। और फिर ये जो सुना जाएगा रिव्यू या अपील, ये एक और बेंच सुनेगा, ये वही जजेस नहीं सुनेंगे जिन्होंने फैसला दिया था, तो और ज्यादा तादाद में सुनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर उसमें अपनी मर्जी का वकील भी ये रख सकते हैं, वरना वो रिव्यू जो था उसमें वो जो जिस वकील ने केस हार दिया था उसी को आपको वकील रखना पड़ता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो ये चूंकि सारे मौके उनको नहीं मिले, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट का कि वो उनका अपील जो है या रिव्यू उसको एंटरटेन ना करे। इरफान साहब, ये भी क्लियर करें ना कि वो जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत दिए गए फैसले पर अपील की बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, क्योंकि उस वक्त अगर अपील की थी तो उस वक्त तो अपील का हक नहीं था 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत दिए गए फैसले पर। नहीं, उस वक्त अपील नहीं की थी, उस वक्त मियां साहब ने रिव्यू फाइल किया था जो कि खारिज हो गया था। लेकिन वो रिव्यू जो था वो ये वाला रिव्यू नहीं था जो कि अपील के बराबर समझा गया है, जो कि अपील के मुतरादिफ समझा गया है। तो ये एक फर्क स्पीसीज ऑफ रिव्यू है। इसका चूंकि उनको मौका पहली दफा मिलेगा तो इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकेगा कि वो अवेल ना करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतना इंपॉर्टेंट जो कानूनी नुक्ता है वो वजीर कानून को नहीं पता, तो क्या हुकूमत ने तय नहीं कर लिया कि नवाज शरीफ साहब के केस में भी अब रिव्यू के लिए या अपील फाइल करने के लिए जाना है इस कानून का फायदा उठाते हुए? देखें, वजीर कानून जो है ना, उन्होंने तो ये बात की है ना कि मियां साहब ने रिव्यू फाइल चूंकि किया हुआ था, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली अभी नया कानून बना है, अभी इसमें बहुत सारी और भी तशरीह जो है लोग करेंगे, हर एक का एक अपना ज़हन होता है। तो अब मुझे नहीं पता कि वजीर कानून मेरे इस नुक्ते से वो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं। मेरा ये ख्याल है जो मैंने आपसे बात की है खुल के। नहीं, ज़ाहिर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी और आप भी मतलब सीजनड जो है वो लॉयर्स भी हैं, लीगल माइंड्स भी हैं, हुकूमत का लीगल माइंड भी है। तो इस हवाले से आपके जिस वक्त ये कानून साजी हो रही थी, तो क्या फोर फ्रंट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का केस नहीं था? मतलब उसी को, क्योंकि बादी नज़र में तासुर तो यही है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पहुंचाने के लिए ये कानून साजी की गई। नहीं की गई होगी ना उस वजह से, अगर लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं तो। लेकिन मेरी इस्तिलाह के मुताबिक, और मैं उस मुशावरत में था भी नहीं, ये जो नया कानून बना है, तो इसलिए तो ठीक कह रहे होंगे फिर लॉ मिनिस्टर। जी हाँ, ठीक। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 में बुनियादी फर्क क्या है? मतलब ये सिर्फ 184(3) पे फोकस्ड है? इसमें जो बुनियादी फर्क है, सुप्रीम कोर्ट ये किस में क्या बुनियादी फर्क है, किस लॉ की बात? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था ना, जो 8 रुकनी बेंच ने जिसको मुअत्तल कर दिया था, उस कानूनसाजी को रोक दिया था जी। उसमें और इस पर्टिकुलर कानूनसाजी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना, उसमें तो ये था ना कि वो जो चीफ जस्टिस जो था वो उसको फर्द वाहिद को एक उसकी जो पावर है वो डिल्यूट करके तो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया। उसमें तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया गया उस कानून के तहत, क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो पिछले 10-12 सालों से वो सारे सुप्रीम कोर्ट को तो क्या सारे मुल्क को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो कि वो कर नहीं सकते थे, जो कि आइन का तकाजा नहीं था, जो कि आइन की रूह नहीं थी, जो कि आइन का मंशा नहीं था। लेकिन ये जो कानून है ये डील कर रहा है कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में रिव्यू को बहुत नैरो डाउन कर दिया गया था, जो कि इंसाफ और आइन और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था। तो ये फर्क है इन दोनों कवानीन।
अच्छा, आज जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए इलेक्शंस केस के अंदर तो और जब ये गोशगुजार किया चीफ जस्टिस के और उस 3 रुकनी बेंच के कि इस तरह की कानून साजी हो गई है, तो आगे से जो रिएक्शन था वो ये था कि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और फिर वो समाअत मुलतवी भी हो गई और फिर कहा कि फिर इस कानून साजी को ज़रा समझ लेने दें, हो सकता है पीटीआई तक भी पहुंच जाए। अब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत ने बड़ी कमाल महारत से मुबहम रख के खामोशी से ये कानून साजी कराई है, बिल पास कराया? देखिए, कानून साजी जब भी होती है कोई अदालतों को थोड़ा ही बताता है। अदालतें तो ताबे हैं, जैसे ही कानून बनता है अदालत के लिए तो सर तस्लीम खम। उन्होंने तो ओथ उठाया हुआ है कि हम कानून की पासदारी करेंगे, तो लिहाजा अगर अदालतें ये सोचे कि मुकन्ना उनसे पूछ के कानून बनाएगी तो फिर अदालतें तो जो है वो लेजिस्लेचर बन गई ना। तो अदालत को अपनी अदालत बन के रहना चाहिए, कानून के ताबे रहना चाहिए, वो कोई कानून बनाने वाला अदारा नहीं है। प्रिंसिपल ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम को जिस तरह कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, वो केस अभी भी मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं ना। हाँ, तो वो कोर्ट के गले की हड्डी बनाना ना नैब का कानून, ना वो उसको निगल सकते हैं ना वो उसको थूक सकते हैं, फंस गए हैं वहां पे। सुप्रीम कोर्ट को जाने नहीं चाहिए ऐसी चीजों में, खाम था एकेडमिक एक्सरसाइजेस में कोई जरूरत ही नहीं है। लेके बैठे हुए हैं 50,000 मुकदमे का बैकलॉग है इनके पास, और ये एकेडमिक बातें और इथीरियल बातें, ये क्या होगा। कभी इस तरीके से कानून अगर स्ट्राइक डाउन करना हो तो 2 मिनट में पता चल जाता है। ये थोड़ा ही होता है कि आप देखें कि किधर किसका मफाद है तो किधर किसका मफाद है। आपको नहीं लगता सर इस कानून साजी के ऊपर भी अब ये बहस तो छिड़ेगी? क्योंकि आज जब ये समाअत मुलतवी और कहा कि पीटीआई भी को भी जरा अंडरस्टैंड कर लेने दें, तो कोई पटिशन आएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर लेगी, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये कानून साजी कहां से हो गई। लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के अब जो चंद माह रह गए हैं उसमें उन्होंने जो एक मसलक को फॉलो किया है वो उस कोशिश में है कि किसी तरह से वो अपने जो ख्यालात हैं वो सबको बता दें कि वो उन्हीं के ख्यालात जो है ना बस वही सबसे बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब इन आइसोलेशन वो चीज़ें कर सकेंगे जो वो करना चाह रहे हैं। और पर्टिकुलरली इरफान साहब, इस कानून साजी से ये जो इलेक्शंस वाला केस है, ये मामला भी 184(3) से शुरू हुआ था और उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीख भी दे दी। आपको लगता है अब इसमें भी राइट टू अपील को का जो ये जो हक है इसको एक्सरसाइज किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कानून से ऊपर नहीं है ना, कानून की ताकत बहुत ज्यादा है, चीफ जस्टिस की ताकत तो कुछ भी नहीं है, कानून और आइन की ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए चीफ जस्टिस को हर अच्छा जज जो है वो समझता है कि मैं कानून में जकड़ा हूँ। और मेरी चूंकि बहुत सी न्याजबंदी थी बहुत से पुराने जजेस के साथ, अच्छे जजेस के साथ, तो वो जब हमारे साथ बैठते थे तो यही कहते थे कि हम तो कानून के शिकंजे में, आइन के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। तो लिहाजा जजों को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि उस शिकंजे से निकले, उस शिकंजे को पहन के नेक नियति से बैठे। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली इरफान साहब, मियां साहब के केस में अपील कब फाइल करने जा रहे हैं? ये तो आप मियां साहब के वकीलों को पूछे ना जी। हाँ, मुझे क्या पता है। नहीं, आपसे भी मुशावरत तो की होगी, मतलब आप भी लीगल माइंड तो आप भी। नहीं, मैंने मरियम दीदी का तो केस किया था ना जी, तो वो मैंने किया था, उसमें बिल्कुल मेरी मुशावरत भी थी, मेरा रोल भी था। लेकिन उसके बाद तो अब चूंकि मैं एक ये सरकारी पोजीशन पे मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन में तो उन्होंने मुझसे रजू नहीं किया। चले, मशवरा क्या होगा? आप रजू करते हैं नहीं, आप क्या मशवरा देंगे? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने मुझसे मशवरा किया भी है तो मेरे प्रोफेशन के एथिक्स का तकाजा है कि मैं आपको ना बताऊं। ठीक है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मुझसे मशवरा नहीं किया। ठीक है। तो इरफान साहब, आपको लग रहा है कि अगले 1-1.5 माह के अंदर मियां साहब की वतन वापसी की भी कोई सबील, क्योंकि अब हुकूमती पोजीशन में रहते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कैसे? मेरा तो ख्याल है कि अगला 1-2 माह क्या, मेरा तो ख्याल है उनको पिछले 2-3 महीने पहले आ जाना चाहिए था, उनका इतना स्ट्रेट केस है। ठीक, और आप ये समझते ना कि अदालत को खुद से फैसला देना चाहिए, उसके लिए किसी अपील की जरूरत नहीं है? वो तो चीफ जस्टिस को उस पर सुओ मोटो नोटिस लेके सबसे पहले मियां साहब को बुलाना चाहिए था कि आपके साथ इतनी ज्यादती हुई है कि पूरी आपकी हुकूमत गिरा दी, आपको पाबंदे सलासल रखा, आपके पे नैब का केस बना दिया, आपको पार्टी के हेड से हटा दिया। ये तो सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था।